नमस्कार। आज हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी पॉलिटी की किताबों पर आधारित कुछ स्टडी मटेरियल की गहराई से जांच करेंगे। ये सीटेट परीक्षा की तैयारी के लिए बनाए गए हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम एक मैराथन क्लास की तरह मुख्य अवधारणाओं को समझते हुए एक के बाद एक मल्टीपल चॉइस प्रश्नों को हल करें। तो चलिए इस जानकारी को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और शुरुआत करने के लिए ये समझना जरूरी है कि पढ़ाई के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। मतलब पहले के नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स और आज के सामाजिक और राजनीतिक जीवन यानी एसपीएल में बहुत अंतर है। अच्छा, ये तो मैंने भी नोटिस किया है। ये सिर्फ नाम का बदलाव है या कुछ और भी? नहीं नहीं, ये बहुत गहरा बदलाव है। एनसीएफ 2005 से पहले जो औपनिवेशिक काल का नागरिक शास्त्र था वो एक तरह से वफादारी सिखाने पर केंद्रित था, लेकिन अब एसपीएल का उद्देश्य छात्रों को उनके वास्तविक जीवन और गतिविधियों से जोड़ना है। यह समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का एक मिलाजुला विषय है। ये एक दिलचस्प बदलाव है। तो चलिए पहली अवधारणा पर आते हैं, विविधता और असमानता। इनमें मुख्य अंतर क्या है? अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। देखिए, विविधता का मतलब है धर्म, भाषा, खान पान, त्योहारों में अंतर। ये हमें समृद्ध बनाती है। वहीं असमानता जो है वो संसाधनों या अवसरों की कमी से पैदा होती है। जाति व्यवस्था मिसाल के तौर पर यह विविधता नहीं है बल्कि असमानता का एक क्लासिक उदाहरण है। समझ गई। और इसी से जुड़ा एक बहुत प्रसिद्ध विचार है, अनेकता में एकता। हाँ, ये वाक्यांश जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत की खोज में दिया था। बहुत महत्वपूर्ण है ये। चलिए तो इसी पर आधारित एक सवाल देखते हैं। अगर प्रश्न हो, निम्नलिखित में से कौन विविधता का उदाहरण नहीं है? और विकल्प है ए अलग भाषा, बी अलग धर्म, सी जाति व्यवस्था और डी अलग त्योहार। तो इसका सही उत्तर होगा सी, जाति व्यवस्था, क्योंकि जैसा हमने अभी बात की, ये एक सामाजिक असमानता है, विविधता नहीं। बिल्कुल सही। चलिए कुछ और अभ्यास प्रश्न करते हैं। पहला, भारत की एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, यह कथन किसका है? विकल्प है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या डी रविंद्रनाथ टैगोर। ये कथन बी जवाहरलाल नेहरू का है, अपनी उसी किताब से। ठीक है। अगला प्रश्न, एक समाज जहां भाषा, धर्म और संस्कृति में भिन्नताएं और समानताएं दोनों पाई जाती हैं, उसे क्या कहेंगे? विकल्प ए एकरूपी समाज, बी रूढ़िवादी समाज, सी विविध समाज या डी इनमें से कोई नहीं। उसे हम सी विविध समाज कहेंगे। और यहाँ ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि विविधता में सिर्फ भिन्नता नहीं, समानता भी होती है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अच्छा, विविधता को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमारे पास दो केस स्टडी हैं, लद्दाख और केरल। पहले लद्दाख की बात करते हैं। जरूर। लद्दाख, जिसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, एक ठंडा रेगिस्तान है। ये पश्मीना ऊन के व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जो ये कश्मीरी व्यापारियों को बेचते हैं। और वहाँ की सांस्कृतिक विविधता के बारे में क्या खास है? वहाँ बौद्ध और इस्लाम ये दो प्रमुख धर्म हैं, और सबसे दिलचस्प बात है केसर सागा ग्रंथ। इसे वहाँ के मुसलमान और बौद्ध दोनों समुदायों के लोग गाते हैं। ये अपने आप में एकता का एक बड़ा प्रतीक है। ये तो सच में कमाल है। और अब भारत के दूसरे छोर पर चलते हैं, केरल। हाँ, केरल अपनी भौगोलिक और ऐतिहासिक विविधता के लिए जाना जाता है। यह मसालों जैसे काली मिर्च और इलायची के लिए मशहूर था। इसी वजह से यहाँ व्यापारी आए और करीब 2000 साल पहले संत थॉमस यहाँ ईसाई धर्म लेकर आए थे। मतलब बाहरी प्रभाव बहुत रहा है वहाँ। बहुत ज्यादा। यहाँ चीनी प्रभाव भी साफ दिखता है, जैसे मछली पकड़ने के जाल को चीना वाला कहना। और ओणम यहाँ का प्रमुख त्योहार है, जिसमें वो प्रसिद्ध नाव दौड़ होती है। तो अब इन केस स्टडीज पर कुछ सवाल हो जाए। बिल्कुल। पहला, लद्दाख में केसर सागा ग्रंथ को कौन गाता है? विकल्प ए केवल बौद्ध, बी केवल मुसलमान, सी मुसलमान और बौद्ध दोनों, डी हिंदू और बौद्ध। सही जवाब है सी, मुसलमान और बौद्ध दोनों। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, केरल में चीना वाला क्या है? ए मछली पकड़ने का जाल, बी एक प्रकार का बर्तन, सी चीनी यात्री या डी एक मंदिर। इसका उत्तर है ए, मछली पकड़ने का जाल। ठीक है। और एक और सवाल, 2000 साल पहले केरल में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? विकल्प है ए वास्को डी गामा, बी संत थॉमस, सी इब्न बतूता या डी सेंट फ्रांसिस। इसका श्रेय बी संत थॉमस को दिया जाता है। बहुत अच्छे।
तो ये तो हुई विविधता की बात। अब स्थानीय सरकार पर आते हैं। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, इनमें क्या संबंध है? देखिए, ग्राम सभा में गांव के सभी वयस्क मतलब 18 साल से ऊपर के लोग जिनका नाम मतदाता सूची में है वो शामिल होते हैं। और ग्राम पंचायत, जिसमें सरपंच और पंच होते हैं, उसे ग्राम सभा ही 5 साल के लिए चुनती है। अच्छा, और पंचायत का एक सचिव भी होता है, वो कौन होता है? हाँ, सचिव या सेक्रेटरी, उसकी नियुक्ति सरकार करती है, वो चुना नहीं जाता। उसका काम होता है बैठकें बुलाना और उनका रिकॉर्ड रखना। तो इसी पर एक सीधा सवाल, ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है? ए सरपंच, बी ग्राम सभा के सदस्य, सी राज्य सरकार या डी जिला अधिकारी? इसका सही उत्तर है सी, राज्य सरकार। ठीक है, और ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ए 21 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 25 वर्ष या डी 30 वर्ष। न्यूनतम आयु बी 18 वर्ष है। हाँ, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि चुनाव लड़ने के लिए, जैसे सरपंच बनने के लिए, न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ये एक जरूरी फर्क है। अब बात करते हैं ग्रामीण प्रशासन की। इसमें पटवारी और तहसीलदार की क्या भूमिका होती है? पटवारी, जिसे कुछ जगहों पर लेखपाल भी कहते हैं, उसका मुख्य काम जमीन नापना, उसका रिकॉर्ड रखना और भूमि कर इकट्ठा करना है। और तहसीलदार जो होता है वो पटवारी के काम का निरीक्षण करता है, जाति प्रमाण पत्र जारी करता है और जमीन के विवाद सुलझाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण कानूनी संशोधन का भी जिक्र है ना? हाँ, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों, बेटियों और मां में बराबर बांटी जाएगी। पहले ऐसा नहीं था। ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं, पटवारी का मुख्य कार्य क्या है? विकल्पों में से सही उत्तर होगा बी, भूमि मापन और रिकॉर्ड रखना। बिल्कुल। और अगला, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 क्या सुनिश्चित करता है? इसका सही जवाब है बी, महिलाओं या बेटियों को संपत्ति में बराबर का हिस्सा। जी हाँ, ये लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम था। ग्रामीण से अब शहरी प्रशासन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ मुख्य बिंदु क्या है? बड़े शहरों में नगर निगम होता है, यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और छोटे कस्बों में नगर परिषद या म्युनिसिपल काउंसिल। शहर को वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद या काउंसलर चुना जाता है। वही लोग निर्णय लेते हैं। हमारे मटीरियल में 1994 में सूरत में फैले प्लेग का भी एक जिक्र है। हाँ, वो एक केस स्टडी की तरह है। प्लेग फैलने के बाद शहर की सफाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया और सूरत भारत के सबसे साफ शहरों में से एक बन गया। ये दिखाता है कि एक कुशल शहरी प्रशासन क्या कर सकता है। तो एक व्यावहारिक प्रश्न, यदि किसी शहर में कचरा जमा है तो शिकायत निवारण के लिए कौन जिम्मेदार है? विकल्प ए पुलिस, बी वार्ड पार्षद, सी पटवारी, डी तहसीलदार। इसकी पहली जिम्मेदारी बी वार्ड पार्षद की होती है। बिल्कुल। अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, आजीविका, यानी लोग अपना जीवन कैसे चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या उदाहरण दिए गए हैं? एक बहुत अच्छा उदाहरण है नागालैंड के चिजामी गांव का। वहां सीढ़ी नुमा खेती यानी टेरेस फार्मिंग होती है और वहां का चक्खे संघ समुदाय समूह में काम करता है। और तटीय क्षेत्रों के बारे में? तटीय क्षेत्रों में मछुआरे मानसून के 4 महीनों के लिए मछली पकड़ना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यह मछलियों का प्रजनन काल होता है। ये उनकी पारंपरिक समझ है। पर प्रश्न, मछुआरे मानसून के दौरान मछली पकड़ना क्यों बंद कर देते हैं? तो सही उत्तर है बी, मछलियों के प्रजनन का समय होने के कारण। सही है। और चिजामी गांव में किस प्रकार की खेती प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है बी, सीढ़ी नुमा खेती। जी। और शहरी आजीविका के बारे में क्या बताया गया है? शहरी आजीविका में काफी असमानता है। एक तरफ स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनकी नौकरी अस्थायी होती है, फिर लेबर चौक पर दिहाड़ी मजदूर होते हैं जो रोज काम का इंतजार करते हैं, जो कि अनियमित होता है, और फिर कॉल सेंटर जैसे नए रोजगार के क्षेत्र भी हैं। तो अंतिम प्रश्न, लेबर चौक पर मजदूर कैसे होते हैं? विकल्प ए स्थायी, बी दिहाड़ी और अनियमित, सी अधिकारी। सही उत्तर है बी दिहाड़ी और अनियमित। और इसी के साथ हमारी ये तेज रफ्तार वाली समीक्षा समाप्त होती है। हमने विविधता, स्थानीय सरकार, प्रशासन और आजीविका जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों को छुआ।